हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट। और ये प्रैक्टिस सेट आपका इम्पॉर्टेंट हो सकता है फॉर डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम लाइक यूजीसी नेट एग्जाम, टीजीटी एग्जाम, पीजीटी एग्जाम। इसके अलावा राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित जितने भी एग्जाम है उन सभी के लिए। तो शुरू करते हैं अपने आज के इस टीजीटी पीजीटी नागरिक शास्त्र प्रैक्टिस सेट को। तो इस प्रैक्टिस सेट का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में यानी अनुच्छेद में किया गया है। तो जब हम बात करते हैं कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनको इम्पीच करना है, तो उसकी जो प्रोसेस है वो किस आर्टिकल में आपकी दी गई है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है आपका अनुच्छेद 52, फिर है आपका अनुच्छेद 61 यानी 61, फिर है अनुच्छेद 57, फिर है आपका अनुच्छेद 59 यानी 59। तो जब हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति पे इम्पीचमेंट की जो प्रक्रिया है वो आपका संविधान के उल्लंघन के आधार पे उन पे आपका महाभियोग चलाया जाता है। तो इसकी जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है। तो इसके अलावा हम जो अन्य ऑप्शन है उसको भी देखते हैं। तो यहाँ पे अनुच्छेद 52 है जो कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये घोषणा करता है कि इंडिया का आपका एक प्रेसिडेंट होगा। इसके अलावा अनुच्छेद 57 जो है वो राष्ट्रपति के री इलेक्शन यानी पुनः निर्वाचन की बात करता है। उसके लिए जो पात्रता है, जो शर्तें हैं, उसकी बात आपकी 57 में की गई है। इसके अलावा आता है आपका अनुच्छेद 59। तो ये आपका राष्ट्रपति पद की जो शर्तें होती है, जैसे कि किसी भी संसद का जो सदन है उसका सदस्य नहीं होगा, कोई लाभ का पद आपका नहीं होगा। इसके बारे में 59 में आपका दिया गया है पद के लिए जो शर्तें हैं आपके उसके बारे में। फिर आता है 60 में, आप सभी को पता होगा कि राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया है। एंड 72 में आपको पता होगा कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। इसके अलावा 53 में कहा गया कि संघ की जो कार्यपालिका जो शक्ति होगी वो राष्ट्रपति में नियुक्त होगी। जितने भी आपके जो काम होंगे जो कि कार्यपालिका आपकी करती है वो सारे राष्ट्रपति के नाम से आपके किए जाएंगे, जो कि नाम मात्र के आपके प्रमुख होते हैं, लेकिन रियल पावर वास्तविक जो शक्तियां होती है वो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद में होती है। इसके अलावा 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में आपकी बात कही गई है। तो यह है आपका इसका एक्सप्लेनेशन। मूव करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक महात्मा गांधी की होम रूल की संकल्पना जिसकी हिंद स्वराज में रूपरेखा दी गई है भाग नहीं है। तो यहाँ पे जो गांधी जी की जो फेमस पुस्तक है जिसका नाम है हिंदू स्वराज, तो जहाँ पे महात्मा गांधी जी ने जो पश्चिमी सभ्यता थी, विशेषकर की जो ब्रिटिश शासन प्रणाली थी, संसदीय शासन प्रणाली, उसका आपका क्या किया है, क्रिटिसाइज किया है। तो ये आपका संसदीय शासन प्रणाली इसका करेक्ट आंसर होगा। तो हिंदू स्वराज में गांधी जी आत्मनिर्भरता के बारे में बात करते हैं, सामाजिक सुधार के बारे में बात करते हैं, ग्राम गणराज्य जो ग्राम स्वराज है उसके बारे में बात करते हैं। और आपको पता होगा कि महात्मा गांधी जी ने जो पश्चिमी सभ्यता है जैसे कि औद्योगिकरण, नगरीकरण, इन सब का काफी विरोध किया है अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में। तो 1909 में गांधी जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी और काफी पतली सी पुस्तक है। और यहाँ तक कि संसदीय शासन प्रणाली की जो आलोचना थी उससे इतनी कड़ी आलोचना गांधी जी ने की, इसको इतना क्रिटिसाइज किया कि ब्रिटिश संसद को उन्होंने बाज या वैश्या की संज्ञा तक दी थी। तो उनके अनुसार यह बिना किसी बाहरी दबाव के कोई ठोस आपका कार्य नहीं करती है। वहां पे जो ब्रिटिश संसद है वो आपका सर्वोच्च है। और यहाँ पे गांवों को आत्मनिर्भर स्वशासित इकाई बनाने पे आपका काफी बल देते थे महात्मा गांधी। विकेंद्रीकृत जो सत्ता है उसकी बात करते थे, होम रूल। स्वराज में उनके आते हैं आत्मनिर्भरता, सामाजिक सुधार और ग्राम स्वराज। मूव करते हैं अपने आज के तीसरे प्रश्न पे। तो तीसरा प्रश्न है आपका कि निम्न में से किसने सकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादन किया है। कौन आपका पॉजिटिव जो लिबर्टी है उसका प्रतिपादन करता है। तो हम सभी जानते हैं कि जो सकारात्मक स्वतंत्रता है, जो पॉजिटिव लिबर्टी है, इसका जो विचार है वो आपका टीएस ग्रीन ने दिया है, जो कि एक आदर्शवादी उदारवादी विचारक है।
तो उनके अनुसार स्वतंत्रता केवल बंधनों का अभाव नहीं है, बल्कि यह उन कार्यों को करने की क्षमता है जो करने योग्य हो। तो इनका एक प्रसिद्ध आपका कथन है कि स्वतंत्रता केवल बंधनों का अभाव नहीं, बल्कि यह उन कार्यों को करने की क्षमता है जो करने योग्य हो। इसके अलावा मार्क्स आप सभी जानते हैं कि आर्थिक मुक्ति और साम्यवाद से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा मनुष्य अलगाववाद से अलगाव की बात करते हैं, वैज्ञानिक समाजवाद की बात करते हैं, वर्ग संघर्ष की बात करते हैं। इसके अलावा जर्मी बेंथम की अगर बात करें तो ये एक उपयोगितावादी विचारक है जो कि स्वतंत्रता को आपका नकारात्मक रूप में देखते हैं। कौन? जर्मी बेंथम। तो टीएस ग्रीन आपका सकारात्मक रूप से और बेंथम जो है नकारात्मक रूप से देखते हैं, और राज्य के हस्तक्षेप का अभाव उनके उसमें आता है जो नकारात्मक वाले होते हैं। लेकिन जो सकारात्मक वाले होते हैं तो ये कहते हैं कि राज्य आपके जो क्षमता है उनको बढ़ाने में आपकी मदद करेगा, कल्याण करेगा आपका। तो जेएस मिल है वो भी आपका हानि सिद्धांत जो कि आपका नकारात्मक स्वतंत्रता और पॉजिटिव लिबर्टी के बीच से आपका बिलोंग करते हैं, और यहाँ पे उन्होंने काफी हार्म प्रिंसिपल बहुत सारी चीजों के बारे में आपका बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आनुपातिक समानता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ऑप्शन है आपके पास अरस्तु, रूसो, लॉक, जॉन रॉल्स। तो आनुपातिक जो समानता होती है जो कि वितरणात्मक न्याय के तहत आती है, इसका समर्थन करते हैं कौन? अरस्तु। तो अरस्तु का मानना था कि पुरस्कार और सम्मान व्यक्ति के अनुपात में मिलने चाहिए, यानी जो आपका पुरस्कार यानी जो रिवॉर्ड होते हैं, जो सम्मान होता है वो व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार मिलना चाहिए। अर्थात इनका प्रसिद्ध स्टेटमेंट है कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार और असमानों के साथ असमान व्यवहार करना। तो अरस्तु ने कभी सपोर्ट नहीं किया कि आप सभी के साथ एकमात्र एक समान व्यवहार कीजिए। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति का समाज में जितना योगदान है, जो जितना काम करता है, विधायी कार्य, न्यायिक कार्य, जिसमें जिसकी जितनी भागीदारी है, उसी के अकॉर्डिंग उसके साथ जो समानता है उसका व्यवहार किया जाए। तो ये अरस्तु का कथन है। दूसरा स्टेटमेंट है यहाँ पे जब हम बात करते हैं रूसो का, तो रूसो आपको पता होगा कि सामाजिक समानता सामान्य इच्छा से बिलोंग करते हैं, और जॉन लॉक हो गए प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकार को व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार मानते हैं। जॉन रॉल्स आपका आधुनिक न्याय के सिद्धांत, उचित समानता, भेदभाव के सिद्धांत की व्याख्या, विस्तृत व्याख्या की है। वेल ऑफ इग्नोरेंस की बात की है, मूल स्थिति की बात की है इन्होंने। फिर आता है सामान्य निर्वाचन हेतु एक निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण कौन करता है? तो जब हम बात करते हैं आपका निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण करने की, तो ये आपका परिसीमन आयोग के द्वारा आपका किया जाता है, जो कि आर्टिकल 82 में आपका आता है, 82 में इसका उल्लेख किया गया है। और जो परिसीमन आयोग है वो प्रत्येक जनगणना के बाद जो संसद होती है वो उसके संसद इसको गठित करती है प्रत्येक जनगणना के बाद। निर्वाचन जो क्षेत्र होते हैं जिसमें कि लोकसभा, जो विधानसभा जो क्षेत्र होते हैं उनका जो निर्धारण करती है, और यहाँ पे जो परिसीमन आयोग होता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलके निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करता है, और इसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। अभी आपको पता होगा कि सरकार जो थी आपका जो सीट है उसको इंक्रीज करने की बात कर रही थी, जहाँ पे उन्होंने एक बिल भी रखा था 131वां जो बिल था, लेकिन वो आपका पास नहीं हो सका, जहाँ पे सरकार का मानना था कि जो 543 सीट है उसको 815 के अराउंड आपका करना है। तो यहाँ पे परिसीमन जो कि आपका सीटों का निर्धारण करता है, तो सबसे पहले आपका 1971 में हुआ था, उसके बाद 26 साल के लिए इसमें बैन लगा दिया गया था। फिर आपका 84वां अमेंडमेंट हुआ था 2002 के अराउंड। तो उसके अलावा वहाँ पे भी सेम वही जो 1971 की जनगणना थी, लेकिन अभी सरकार का कहना था कि हम 2011 की जो जनगणना है उसको वो मानेंगे, उसको उस जनगणना के आधार पे सीटों का निर्धारण करेंगे। लेकिन विपक्ष के द्वारा इसका काफी विरोध किया गया था। उन्होंने कहा कि पहले आप जनगणना कीजिए तब आपका परिसीमन होगा। तो ये आपका परिसीमन आयोग अनुच्छेद 82 में आता है। तो इसकी जो नियुक्ति है वो आपका राष्ट्रपति करते हैं। फिर नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1919 में निम्न में से किस पर आधारित है? तो भारत सरकार अधिनियम, जिसको कि आप मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं, तो ये आपका 1919 में आपका आया था।
फिर हम बात करते हैं मौर्य मिंटो, ये आपका 1909 में आया था, जहाँ पे कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की थी कि मुस्लिम लीग को यहाँ पे सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया था। और जब हम बात करते हैं 1919 में, तो ये आपका सिख जो अन्य कम्युनिटी है उनके लिए भी आपका बढ़ाया गया था। फिर आता है रैमजे मैकडोनाल्ड अवार्ड, तो ये आपका 1932 में आपका आया था। नेहरू रिपोर्ट आपकी 1928 में आई थी, मोतीलाल नेहरू जी इसको लाए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आणविक उत्तरदायित्व विधेयक संसद में कब पारित हुआ था? यानी जो आणविक उत्तरदायित्व विधेयक था, सिविल लाइबिलिटीज ऑफ न्यूक्लियर डैमेज बिल के नाम से भी जिसको जाना जाता है, वो आपका कब पास हुआ था? तो वो हुआ था आपका 10 अगस्त 2010 में। तो ये आपका दोनों सदनों से आपका पारित हुआ था 2010 में। तो यहाँ पे ये प्रोविजन किया गया था जो कि आपका असैन्य क्षेत्र में जितने भी जो दुर्घटनाएं होती है परमाणु से रिलेटेड, वहां पे सरकार मुआवजा प्रदान करेगी, तो इससे संबंधित था। तो ये आपका 2010 में हो गया था। फिर हम बात करते हैं 2009 में, तो बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय समझौते, परमाणु समझौते पे भारत ने यहाँ पे हस्ताक्षर किए थे। इसके अलावा 2008 में आपको पता होगा कि भारत और अमेरिका के बीच जो 123 एग्रीमेंट था, जिसको कि इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील आपका कहते हैं, वो आपका 2005 से 2008 तक आपकी चली थी। तो यहाँ पे ये आपकी संपन्न हुई थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह यहाँ पे भारत के प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये आपका इसका राइट एक्सप्लेनेशन था। नेक्स्ट प्रश्न पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है आपका भारत में मौलिक अधिकारों से संपत्ति अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था? तो आप सभी जानते हैं कि संपत्ति का अधिकार जो कि 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 में आपका हटा दिया गया था, और 300A में इसको आपका रखा गया जो कि आप एक कानूनी अधिकार है। इसके अलावा जो फ्रीडम में राइट टू फ्रीडम 1922 तक इसमें जो प्रोविजन था इससे रिलेटेड, वो भी आपका हटा दिया गया था। इसके अलावा 31 में जो इससे रिलेटेड जो प्रोविजन था वो भी आपका यहाँ से उसको रिमूव करके वहां रखा गया था 300A में। फिर आपका 42वां संवैधानिक संशोधन जिसको कि आपका लघु संविधान भी आपका कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे प्रस्तावना में आपके 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, फिर आता है सेक्युलर यानी पंथ निरपेक्ष, और अखंडता। 43वां संवैधानिक संशोधन, ये यहाँ पे न्यायपालिका की शक्तियों पे जो सीमाएं लगा दी गई थी सरकार के द्वारा, उसको हटाने का काम इसने किया था। और 56वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, इसके द्वारा गोवा को आपका पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था 56वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू। फिर आता है निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में नहीं आता है? तो समवर्ती सूची की अगर बात करें तो फौजदारी जो कानून होते हैं वो भी इसमें आते हैं, जहाँ पे राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकती है। इसके अलावा विवाह और विवाह विच्छेद, मैरिज और डिवोर्स से रिलेटेड जो भी मामले होते हैं उस पे भी आपका समवर्ती सूची के तहत कानून बना सकते हैं। एंड जो आपका लॉ एंड ऑर्डर होता है जो कि स्टेट लिस्ट में आपका आता है, जो कि राज्य सरकार की आपकी जिम्मेदारी मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक और सामाजिक नियोजन भी आपका इसी में आता है समवर्ती सूची पे, जहाँ पे केंद्र और राज्य आपका दोनों कानून बना सकती है। और इस समय यहाँ पे आपके 52 विषय है। पहले आपका कितने विषय थे? 47, और 5 विषय जो कि राज्य सूची से ट्रांसफर करके इसमें डाले गए थे बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्रिक्स देशों में सम्मिलित है। तो ब्रिक्स आप सभी जानते हैं। सबसे पहले आपका जो ब्रिक्स जो शब्द है वो आपका जिम ओ'नील और गोल्डमैन सैक्स जो अर्थशास्त्री थे इनके द्वारा आपका दिया गया था। और ब्रिक्स जो कि 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक संगठन है, जो कि इमर्जिंग इकोनॉमी है उनका एक संगठन है। तो ब्रिक्स जिसमें कि आप बहुत सारे आपके मेंबर्स हो गए हैं 11 के अराउंड। तो यहाँ पे ब्रिक्स प्लस अब ये बन चुका है। तो इस साल ब्रिक्स की जो समिट है वो आपकी भारत में होनी है। तो सबसे पहले आपका ये ब्रिक बना था जो कि 2006 में इसकी प्रोसेस आपकी शुरू हो गई थी, जहाँ पे न्यूयॉर्क में कुछ विदेश मंत्रियों की बैठक होती है। तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना प्रारंभ में इसके मेंबर्स थे, इसके फाउंडिंग कंट्रीज है। लेकिन 2009 में इसका जो समिट है वो आपका रशिया में होता है, इसका पहला समिट। और 2010 में आपका दक्षिण अफ्रीका इसको ज्वाइन करता है, साउथ अफ्रीका। तो ये आपका ऐसा हो जाता है, ब्रिक्स बन जाता है। तो ब्रिक्स 5 देशों का समूह है जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका आपके
सम्मिलित है। तो ब्रिक्स की बहुत सारी मीटिंग आपके इंडिया में हुई है, जैसे कि आपका एनडीबी का आइडिया यहाँ पे से इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा कंटीजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट जो कि काफी इम्पोर्टेंट है। एनडीबी जो कि न्यू डेवलपमेंट बैंक जो कि आपका 2014 में आपका इसके बारे में बात कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन भारतीय संविधान के बारे में सही है? तो यह एक मौलिक संविधान है, दूसरा है विकास का परिणाम है, यह एक उधार का झोला है, यह एक अनोखा संविधान है। तो आप सभी जानते हैं कि भारत का जो संविधान है वहाँ पे बहुत सारी जो चीजें हैं, बहुत सारे प्रावधान है, बहुत सारी जो प्रोविजन है वो विश्व के विभिन्न देशों के संविधान से आपका लिया गया है। इस कारण से उसको एक उधार का थैला भी आपका कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन है। हॉब्स को आपको मैच करना है, रॉबर्ट फिल्मर, फिर आता है रूसो, फिर आता है जॉन लॉक। तो हॉब्स आप सभी जानते हैं कि किसकी बात करता है, लेवियाथन इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। रॉबर्ट फिल्मर जो कि पैट्रियार्क इनकी प्रसिद्ध बुक है, जहाँ पे इन्होंने पितृ सत्तात्मकता और राजा का जो दैवीय सिद्धांत है उसको आपका सपोर्ट किया है। इसके अलावा जॉन लॉक सिविल सरकार पे ट्रीटीज यानी 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पे एक ट्रीटी जो कि फिल्मर का जो पितृ सत्तात्मकता का सिद्धांत है उसका खंडन करता है, और दूसरा जो नागरिक समाज की स्थापना करती है और कैसे आपका राज्य का स्थापना होती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, उसकी बात करता है। रूसो जो कि इमाइल ये बुक है 1762 में, ये आपका एजुकेशन से रिलेटेड है, जहाँ पे रूसो ने शिक्षा के बारे में बहुत सारी चीजें आपकी लिखी है। सो एक का 2 होगा आपका। सो योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। फिर आता है किन देशों में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है? तो जब हम बात करते हैं न्यायिक पुनरावलोकन की जो व्यवस्था है वो भारत और अमेरिका दोनों देशों में आपकी है। फिर आता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित है? तो अल्पसंख्यक वर्ग के हितों से संबंधित है आपका अनुच्छेद 30, जहाँ पे जो अल्पसंख्यक जो वर्ग है उनको आपका अपने जो प्रशासन होते हैं उसका बात करता है। और यहाँ पे 2 टाइप्स के अल्पसंख्यक माने जाते हैं, एक तो भाषाई अल्पसंख्यक, दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यक, जिसका कि आपका भारतीय संविधान में ये बात आपकी कही है। 29 है उनकी जो लिपि है, जो भाषा है, जो कल्चर है, उनको सुरक्षित रखना। 17 है और स्पष्टता से संबंधित, अनुच्छेद 19 है आपका स्वतंत्रता से संबंधित, और 31 जो कि आपका पहले था लेकिन अब इसके बारे में इतना ज्यादा आपकी बात नहीं होती है, संपत्ति के अधिकार के कुछ प्रोविजन यहाँ पे थे। फिर आता है यह किसने प्रतिपादित किया कि न्यायिक सामाजिक संस्थाओं का प्राथमिक गुण है? तो कौन कहता है कि न्याय जो है सामाजिक संस्थाओं का प्राथमिक गुण है? तो ये और थ्योरी ऑफ जस्टिस में किसने बोला था? तो ये जॉन रॉल्स का प्रसिद्ध कथन है। फिर आता है भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था। तो भारत का जो फेडरल कोर्ट है वो आपका 1935 में आपका उसके तहत स्थापित किया जाता है, लेकिन 1 अक्टूबर 1937 को इसकी स्थापना होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डी, 1937, 1 अक्टूबर 1937। तो ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू स्थापित किया जाता है। फिर आता है भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मंत्रियों की संख्या को सीमित करता है? तो भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा जो संशोधन है वो आपका मंत्रियों की संख्या को सीमित करता है? वो है 91वां संवैधानिक संशोधन। तो ये आपका 2003 में हुआ था, जहाँ पे कहा गया था कि जो मंत्री परिषद में जो मंत्रियों की संख्या होगी वो लोकसभा और जो राज्य विधानसभाओं में आपका वो 15% से आपका ज्यादा नहीं हो सकती है। जैसे कि आपका 15% जो लोकसभा में, और विभिन्न राज्य जैसे दिल्ली जैसे जो राज्य है वहां पे आपका 12% इसकी संख्या निर्धारित की गई थी। फिर आता है आपका भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। तो ये आपका दल परिवर्तन निहत्था से है। तो 52वां संवैधानिक संशोधन 1985 में यह आया था, और 10वीं अनुसूची यहाँ पे आपकी जोड़ी गई थी। फिर अनुसूचित जनजाति से, तो यहाँ पे 338वां ये आपका आयोग है उससे संबंधित है भारत के राज्यों के नाम से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के में सर्वोच्च न्यायालय में तदर्भ न्यायाधीशों की व्यवस्था है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में तदर्भ न्यायाधीशों की व्यवस्था है? तो ये आपका 127 में है। तो जब भी आपका केस बढ़ जाते हैं तो वहां पे आपकी तदर्भ न्यायाधीश यानी एडवोक जज की व्यवस्था आपकी की जाती है। तो ये आपका 127 का राइट आंसर होगा। फिर 124 में आपका सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख हमें मिलता है।
फिर आता है लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है। तो लिबर्टी जो शब्द है वो लैटिन भाषा के लाइबर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मुक्तता, यानी मुक्त होना या स्वतंत्रता का अभाव या आपका प्रतिबंधों का अभाव। तो ये आपका लिबर शब्द से आपका लिया गया है। द आइडिया ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये पुस्तक 2009 में किसके द्वारा लिखी गई थी। द आइडिया ऑफ जस्टिस, तो ये अमर्त्य सेन के द्वारा लिखी गई थी। आपको पता होगा कि इनको नोबेल प्राइज भी मिला है अर्थशास्त्र में, जो आपका गरीबी के बारे में इन्होंने बात की है। इसके अलावा ये क्षमता के बारे में आपकी बात करता है, और डेवलपमेंट ऑफ फ्रीडम करके भी इनकी एक पुस्तक है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है जॉन रॉस, जो कि आपका न्याय के यानी अमर्त्य सेन न्याय के बारे में भी बात करते हैं। तो द आइडिया ऑफ जस्टिस इनकी फेमस पुस्तक है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज ना होना, द थ्योरी ऑफ जस्टिस किसकी है। ये आपकी जॉन रॉस की है, जो कि 1971 में उन्होंने लिखी। तो आइडिया ऑफ जस्टिस है आपकी अमर्त्य सेन की। फिर आता है विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि विधान परिषद, जो कि वर्तमान समय में भारत के कुछ राज्यों में है द्विसदनीय व्यवस्था, जैसे कि बिहार हो गया, कर्नाटक हो गया आपका, इसके अलावा यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, और आपका तेलंगाना हो गया। तो पहले जम्मू कश्मीर में भी आपका था। तो 1/6 अभी भी है। तो 1/6 सदस्यों को वहां पे राज्यपाल मनोनीत करता है। फिर आता है कौन एक संप्रभुता की विशेषता नहीं है। तो स्थायित्व है, निरपेक्षता है, अविभाज्यता है। तो संप्रभुता की जो विशेषता है वो आपकी अंतर्भावता आपकी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समक्ष समानता किस संविधान से लिया गया है। तो ये आपका यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, कानून के समक्ष समानता का प्रोविजन। नेक्स्ट आता है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदत्त किया गया है। तो 14 से 18 तक 14 में है विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण, और 15 में आपका सामाजिक समानता, जाति, धर्म, वंश, लिंग, इसके आधार पे आपका भेदभाव नहीं किया जाएगा। 5 चीजें वहां पे आपकी रखी गई है। फिर आता है 16 में लोक नियोजन के लिए अवसर की समानता, 17 में अस्पृश्यता का अंत, 18 में है आपका जो भी उपाधियां है जो कि ब्रिटिश टाइम पीरियड में आपकी दी जाती थी उनका सबका अंत, और आपका शैक्षणिक और मिलिट्री से संबंधित जो उपाधियां है उसको आप यहाँ पे आपका रखा गया है। तो ये आपका 14 से 18 तक आवा। किसने कहा कि संप्रभु राज्य के दिन अब लद चुके हैं, यानी कौन कहता है कि संप्रभु राज्य के दिन अब जा चुके हैं। तो ये कथन प्रसिद्ध कथन है किसका, लिंडसे का। फिर आता है अधिकार सामाजिक जीवन की वे स्थितियां है जिनके अभाव में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपना सर्वोच्च विकास नहीं कर सकता है। तो कौन कहता है कि अधिकार सामाजिक जीवन की वो स्थितियां है जिनके अभाव में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपना सर्वोच्च विकास नहीं कर सकता है। तो ये प्रसिद्ध कथन है लास्की का, जो कि एक बहुलवादी विचारक है। फिर मूव करते हैं आगे। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकारों का कानूनी जो सिद्धांत है वो आपका किसके द्वारा दिया गया है। तो आप सभी जानते हैं, ये तो आपको रट किया होगा, ऑस्टिन लेक्चर ऑन जूरिस्प्रूडेंस इनकी फेमस बुक है, और डिटर्मिनेट जूरिस्प्रूडेंस करके भी इनकी एक फेमस बुक है। वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार प्राप्त है, यानी कौन कहता है कि जो रियल लॉ होते हैं वो उसका आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार आपका प्राप्त है। तो ये आपका प्रसिद्ध कथन है किसका, हॉब्स का। फिर आता है किसने कहा कि राज्य सदैव से ही एक दमनकारी संस्था रहा है। तो राज्य ने सदैव से ही आपका दमन किया है, जो आपका जो वर्ग है आपका जो सर्वहारा वर्ग, मजदूर वर्ग उनका। तो ये कार्ल मार्क्स का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, समाजवाद एक ऐसे टोप की तरह है जिसकी आकृति नष्ट हो चुकी है क्योंकि हर कोई इसे पहनता है। कौन कहता है कि समाजवाद एक ऐसे टोप यानी टोपी की तरह है जिसकी आकृति नष्ट हो चुकी है, क्योंकि ये सब इसे हमेशा पहनते हैं। तो ये कथन है सीएम जोड का। फिर आता है लास्की ने स्वतंत्रता को किस रूप में माना है। तो लास्की की बात करें तो इन्होंने स्वतंत्रता को किस रूप में माना है। तो इन्होंने माना है स्वतंत्रता को नियंत्रण के अभाव के रूप में। किसी उम्मीदवार पर लोकसभा के चुनाव में कौन दोबारा वोटों की गिनती का आदेश देता है। तो अगर किसी उम्मीदवार को ये मतलब शक है कि जो वोटों की गिनती है लोकसभा के चुनाव में वो आपका अच्छे से नहीं हुई है, वो आपका दोबारा होनी चाहिए,
तो किस के आदेश पे वो गिनती आपकी दोबारा हो सकती है? मुख्य चुनाव आयुक्त, राज्य का मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव क्षेत्र का रिटर्निंग ऑफिसर। जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है उसकी परमिशन पे आपका दोबारा से वोटों की गिनती आपकी हो सकती है। रिटर्निंग ऑफिसर आरओ जिसको कहते हैं। कानूनी तथा राजनीतिक संप्रभुता के मध्य किसने भेद किया? तो किसने कानूनी और राजनीतिक संप्रभुता के मध्य आपका भेद किया है? वो है आपके डाइसी। फिर आता है वह स्थान जहां नौसेना ने 1946 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ खुला विद्रोह किया था। तो जब नौसेना विद्रोह हुआ था 1946 में, तो कहाँ पे हुआ था? मुंबई में आपका हुआ था 1946 में। तो 3 लोग थे जो कि आपके आजाद हिंद सरकार जो है वहां से रिलेटेड थे, उनको आपका बाद में फांसी भी दी गई थी। तो ये आपका बम्बई में हुआ था। नेक्स्ट आता है सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सार्क की स्थापना होती है 7-8 दिसंबर 1985 में, और ये आइडिया था जियाउर रहमान का, जो कि बांग्लादेश के एक नेता थे। और यहाँ पे दक्षिण एशिया में जितने भी जो देश है उनके साथ अच्छे से सहयोग करने के लिए दक्षेस की स्थापना की जाती है आपकी, और इसकी स्थापना होती है ढाका में, और इसका मुख्यालय आपका काठमांडू में है। ये आपका 1987 में काठमांडू में आपका बना था। तो सार्क का मुख्यालय आपका कहाँ पे है? काठमांडू में है। कौन संयुक्त राष्ट्र का प्रधान अंग है? तो संयुक्त राष्ट्र के जो 6 अंग हैं उनमें से एक प्रधान है। तो ये है आर्थिक और सामाजिक परिषद। तो ये आपका इसका प्रधान अंग है, जैसे महासभा, सुरक्षा परिषद, सामाजिक और आर्थिक परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल हो गई, आपके सचिवालय हो गया, और न्यास परिषद हो गई, ये सारे। फिर आता है आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो ये आपका 7 अप्रैल 1948 में बना था। आपको पता होगा कि 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य डे भी आपका मनाते हैं, इसका वर्ष मनाते हैं। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ये आपका पहली जो एजेंसी थी यूएन की, तो 1919 में आपकी बनती है, और भारत उसका मेंबर्स बना था 1921 में। इसके अलावा आईएलओ को यूएन की विशेष एजेंसी बनाया गया था 1946 में, और इसको नोबेल प्राइज मिला था श्रमिकों की रक्षा के लिए 1916। तो 4 चीजें इससे इम्पोर्टेंट है। पहले इसकी स्थापना 1919 में, भारत इसका मेंबर्स बना था बाद में 1921 में, फिर 1946 में ये यूएन की विशेष एजेंसी आपकी बनती है, और 1969 यानी 69 में इसको नोबेल प्राइज मिलता है श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए। तो सबसे पुरानी एजेंसी भी इसको माना जाता है यूएन की। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन। तो ये आपका सिविल एविएशन करके 1944 में बना है, जो कि आपका सिविल क्षेत्र में कार्य करता है, जितने भी एविएशन से रिलेटेड चीजें होती है विमानन से। तो यहाँ पे इसका जो मुख्यालय है ये आपका मॉन्ट्रियल कनाडा में है। नेक्स्ट है भारतीय संघीय व्यवस्था केंद्राभिमुखी है, क्योंकि संपूर्ण भारत के लिए केवल एक ही नागरिकता है। यस, क्योंकि इंडिया में आपका सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविजन है। आपातकाल में केंद्र की शक्ति बढ़ जाती है, तो आपातकाल में जो आपका संघीय व्यवस्था का जो स्वरूप है वो आपका एकात्मक हो जाता है। संसद राज्यों के क्षेत्रों का पुनर्वितरण करती है। तो संसद राज्यों का क्षेत्रों का उसकी नाम में, सीमा में, और किस राज्य को किसकी बाउंड्री में परिवर्तन करने का एकमात्र अधिकार संसद को होता है अनुच्छेद 3 के तहत। तो यहाँ पे राज्यों को कोई भी अधिकार नहीं है। तो उपयुक्त सभी आपका सही है ये। फिर आता है आपका कौन सा गुट निरपेक्ष आंदोलन का कार्यक्रम नहीं था? तो सदस्य राष्ट्रों के बीच प्रजातांत्रिक आंदोलन शुरू करना। तो सदस्य राष्ट्रों में प्रजातंत्र को लेकर एक आंदोलन के रूप में इसको शुरू करना, रंग भेद, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, इन सब का विरोध करना गुट निरपेक्षता का महत्वपूर्ण उद्देश्य था। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के नेतृत्व। तो नियो की स्थापना आपकी हुई थी 1974 में। तो ये भी आपका इसी से रिलेटेड था। फिर है आपका परमाणु निशस्त्रीकरण का प्रयास करना, यानी न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट करना, परमाणु हथियारों को आपका कम करना, उनको रिड्यूस करना। तो ये आपका नहीं था। राष्ट्र संघ के अधीन पृथ्वी संरक्षण कोष की स्थापना, ये आपका नहीं था। तो ये 3 आपके थे। तो यहाँ पे आपका पूछा है, नहीं है। फिर आपका है आपका आगे क्वेश्चन, किसने कहा कि शांति के रूप में परिभाषित राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य तत्व है? कौन बोलता है कि जो शांति के रूप में यानी पीस के रूप में जो डिफाइन है आपका नेशनल इंटरेस्ट, वही आपका इंटरनेशनल रिलेशन का एक मेन कंपोनेंट है। तो ये स्टेटमेंट है मॉर्गेनथाउ का। तो पॉलिटिक्स अमंग नेशन पावर स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस करके इनकी एक बुक है, उसमें उन्होंने बताया है। फिर आता है आपका
समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे विवाह और विच्छेद यानी मैरिज एंड डिवोर्स समवर्ती सूची पे आता है। तो यहाँ पे केंद्र और राज्य सरकार दोनों आपकी कानून बना सकती है। और यहाँ पे पहले 47 आपका विषय थे, बाद में आपके 52 हो गए, जो कि 5 सब्जेक्ट इसमें और ऐड किए गए थे। संघीय लोक सेवाएं, तो ये आपका किसके अंदर आती है? तो संघ सूची में। आयकर भी आपका संघ सूची में आता है, लेकिन पुलिस आपकी राज्य सूची का विषय है। राज्य की विधान परिषद का सदस्य होने के लिए व्यक्ति की आयु कम नहीं होनी चाहिए। तो जब हम बात करते हैं विधान परिषद के सदस्य की, तो वो आपका कितनी उसकी एज है? तो विधान परिषद के सदस्य की जो एज है वो आपकी सेम किसकी तरह होती है, जैसे कि राज्यसभा की जो एज है, तो वो है आपके 30 वर्ष विधान परिषद और राज्यसभा की। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की बात करें तो 35 वर्ष, राज्यपाल की भी आपकी 35 वर्ष, और प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए आपकी 25 वर्ष, और प्रधान बनने के लिए आपकी लगभग 21 वर्ष के अराउंड है। फिर आता है भारत के विकास में मुख्य भूमिका निभाई है, तो किसने? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है रक्त संबंध, धर्म, राजनीतिक चेतना, आर्थिक गतिविधियों ने। नेक्स्ट है पंथ निरपेक्षता के दर्शन में निहित है, तो सभी धर्मों के प्रति सम्मान, जिसको कि बाद में इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना है वहां पे भी आपका ऐड किया गया था, 42वां संवैधानिक संशोधन। फिर आता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहित करने की शक्ति है? तो वो है आपकी कौन सा आर्टिकल? 1951। तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा का बारे में आपका बात कही गई है। समानता के प्रति आग्रह ने स्वतंत्रता की आस्था को आशा को व्यक्त कर दिया है। तो समानता के प्रति जो आग्रह है, इसने जो स्वतंत्रता की जो आशा है उसको व्यक्त बना दिया है। तो ये लॉर्ड एक्टन का कथन है, जो कि आपका स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे के विरुद्ध मानते हैं। नेक्स्ट है आपका महात्मा गांधी द्वारा किसका प्रतिपादन नहीं किया गया था? तो न्यासीता यानी ट्रस्टीशिप सिद्धांत का प्रतिपादन महात्मा गांधी जी ने किया था। उन्होंने कहा था कि इस दुनिया में जो भी वस्तुएं हैं आपकी, आप उसके मालिक नहीं बल्कि आप उससे संरक्षण है। तो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जो कि इन्होंने कहाँ से लिया था? टॉल्स्टॉय से आपका लिया था, जो कि आपका रशिया से बिलोंग करते थे। पंचायती राज, विकेंद्रीकरण पे, ग्राम स्वराज के बारे में इन्होंने काफी कहा था। और हिंसा का इन्होंने सिद्धांत दिया था, लेकिन केंद्रीकरण के बारे में गांधी जी ने आपका कभी नहीं कहा था। फिर आता है कौन सर्वाधिकारी राज्य में विश्वास करता है? तो फांसीवाद जो होता है, सर्वाधिकारी राज्य, निरंकुश राज्य, तानाशाही राज्य, उग्र राष्ट्रवाद में आपका विश्वास करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्लेटो के राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत का जनक इसलिए कहता है, प्लेटो को राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने अपने सिद्धांत को अच्छे विचार पर आधारित किया है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है किसका विश्वास था कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु उसकी संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता है? तो ये मैकियावेली का कथन है। तो अपने प्रिंस को समझाता है कि प्रजा से, व्यक्ति से कभी भी उसकी संपत्ति मत छीनना, क्योंकि व्यक्ति आपका सब कुछ भूल सकता है लेकिन अपनी संपत्ति को नहीं भूल सकता है। और संपत्ति के लिए वो राष्ट्र के विरुद्ध आपका विद्रोह भी कर सकता है, राजा के विरुद्ध विद्रोह भी कर सकता है। तो ये मैकियावेली का आपका स्टेटमेंट था। फिर आता है कौन एक संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य युद्ध रोकना, शांति स्थापित करना, जो कि आपका 24 अक्टूबर 1945 में यूएन बना था। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में यहाँ पे इसके चार्टर पे हस्ताक्षर हुए थे। मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आपका सम्मान, इसके अलावा क्षेत्रीय सहयोग को प्रोत्साहन करना। तो अंतरिक्ष जीतना जैसा वहां पे शोध करना, ऐसा कोई भी प्रोविजन इसका नहीं है। कौन मानता है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है? तो राज्य व्यक्ति से पूर्व है, तो ये आपका अरस्तु का कथन है। और राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, तो ऐसा स्टेटमेंट है प्लेटो का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राज्य परिषद, जो कि आपका 1990 में बनाई गई थी, 263 के तहत ये आती है। फिर आता है आपका किस एक सिद्धांतवादी ने कहा कि मैं समस्त मानव जाति की एक सामान्य प्रवृत्ति, एक के बाद दूसरी शक्ति प्राप्त करने की शाश्वत तथा अनवरत अभिलाषा को प्रस्तुत करता हूँ, जो मृत्यु के साथ ही समाप्त होती है। तो ये कथन था किसका? तो ये हॉब्स का कथन। फिर है आपका राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, तो ये आपका टीएस ग्रीन का है। फिर आता है आपका नागरिक शास्त्र शिक्षण का प्रमुख
लक्ष्य अच्छे नागरिक तथा उच्च श्रेणी का नागरिक चरित्र उत्पन्न करना है। तो राजनीति विज्ञान का मुख्य लक्ष्य क्या है? अच्छे नागरिक उत्पन्न करना, उच्च श्रेणी के नागरिक चरित्र का निर्माण करना। तो ये विनिंग एंड विनिंग का स्टेटमेंट है। फिर आता है भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कैबिनेट की लिखित सलाह पर करता है। तो यह व्यवस्था कब जोड़ी गई? तो ये आपका 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आपकी जोड़ी गई थी। तो जब 1975 में 25 जून 1975 को आपका आंतरिक अशांति के आधार पे आपका आपातकाल लगा था, तो वहां पे आपका कैबिनेट से, आपका मंत्रिपरिषद से लिखित मंजूरी आपकी नहीं ली गई थी, ऐसे ही आपका अनाउंस कर दिया था मौखिक रूप से। फिर जो आंतरिक अशांति है उस शब्द को भी बाद में आपका सशस्त्र विद्रोह करके 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 को आपका परिवर्तित किया गया था। फिर आता है राजनीतिक समानता, वो है आपकी किससे रिलेटेड? सामाजिक समानता किससे रिलेटेड है? आर्थिक समानता किससे रिलेटेड है? कानूनी समानता किसके? तो जब हम बात करते हैं राजनीतिक समानता, तो यहाँ पे आता है एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार। सामाजिक समानता में आता है आपका भेदभाव का अंत। आर्थिक समानता में कानूनी समानता की बात करते हैं तो कानून के समक्ष, और आर्थिक समानता शोषण का अंत। तो अगर मैच करें इसको, ए का 3, तो योर राइट आंसर बी का 4, सी का आपका होगा 2 एंड डी का 1। तो योर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 संबंधित है। तो ये आपका यूसीसी से संबंधित है। पहले आपका गोवा में लागू था, लेकिन वर्तमान समय में आपका उत्तराखंड। इसके अलावा अभी नया जो राज्य है, जो इसके बारे में आपकी बात कर रहा था, कल ही आपका न्यूज में आया था वो। फिर आता है आपका यह किसने कहा कि आधुनिक राज्य का मुख्य पक्ष उसकी भूमि, शारीरिक हिंसा का साधनों पर एकाधिकार तथा उसकी वैधानिकता है? तो कौन कहता है कि आधुनिक राज्य का मुख्य पक्ष उसकी भूमि, शारीरिक हिंसा का साधनों पर एकाधिकार तथा उसकी वैधानिकता है? तो यहाँ पे आपके पास स्टेटमेंट है कि जैसे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 60। तो ये कथन है किसका? ब्लंट शली का। फिर आता है आपका कौन संप्रभुता की कानूनी सिद्धांत का लक्षण नहीं है? तो संप्रभुता का कानूनी सिद्धांत विभाज्यता नहीं है, पूर्णता है, स्थायित्व है, सार्वभौमिकता आपका है। और कार्यात्मक प्रतिनिधित्व के प्रमुख प्रतिपादक कौन है? तो कार्यात्मक प्रतिनिधित्व की बात करें तो इसके प्रमुख प्रतिपादक माने जाते हैं कौन? GDH कोल। ओके, तो ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। तो आज की इस वीडियो में हमने टोटल आपके 62 प्रश्न किए, जो कि आपके काफी एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है। बहुत सारे स्टेटमेंट जो कि आपके बार बार पूछे जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके अच्छे मतलब काम आए।